नमस्कार दोस्तों बच्चों। ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है? आवाज आ रही है सभी लोगों को? ऑल गुड। चैट बॉक्स में बताएंगे बच्चे, फटाफट से यस टाइप करके बताएंगे। आवाज ठीक आ रही है? वीडियो ठीक दिख रहा है? इस सेशन के अंदर बच्चे, ये जो हमारा सेशन है, यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन है, हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। जो मैंने आपको लास्ट सेक्शन पढ़ाया था अपनी लास्ट क्लास में, वहां पे मैंने आपको छोड़ा था सेक्शन 232 पे। और जो सेक्शन 232 था वो एक्विटल की स्थिति बताता था। और मैंने आपको समझाया था कि डिस्चार्ज और एक्विटल में क्या फर्क होता है, और एक्विटल के अंदर क्या क्या सिचुएशंस बन सकती हैं, क्या क्या सर्कमस्टांसेस सामने आ सकती हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इन आवर लास्ट क्लास। अब देखो, आज ये जो अगला सेक्शन है, सेक्शन 233, ये 232 का ऑल्टरनेटिव है। मतलब एक बार जब हमने प्रोसिक्यूशन की कहानी सुनी, जज साहब ने जब प्रोसिक्यूशन की कहानी सुनी, एविडेंसेस को सुना, विटनेसेस को सुना, उस सबको सुनने के बाद उनको किसी हद तक भरोसा लग रहा है। मतलब वो जो प्रिजम्पशन है एक्यूज के फेवर में कि वो इनोसेंट है, वो थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है कि वो सेक्शन 232 के अंदर एक्विट तो करेंगे नहीं, है ना। तो जो अगला स्टेप होता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस खत्म होने के बाद, वो आता है सेक्शन 233 के अंदर डिफेंस की बारी। यहां से शुरू होती है डिफेंस की कहानी। तो कहने का मतलब है, अब देखो, हमने कब से डिस्कशन इसको शुरू किया है, कब से हमने ट्रायल की चर्चा शुरू करी है? सेक्शन 200 आपका 25 से 225 से बच्चे सेक्शन 233 आ गया। अब जाके डिफेंस की बारी आ रही है। तो आप उसी से अंदाजा लगा लो कि प्रोसिक्यूशन का जो भार है वो कितना बड़ा है। कितनी बार डिस्चार्ज का मौका आ गया 217 के अंदर, एक्विटल का मौका आ गया, है ना। 232 के अंदर, 226 के, 227 के अंदर डिस्चार्ज का मौका आया, और 232 के अंदर एक्विटल का मौका आ गया। उस सब के बाद, इतनी सारी कठिनाइयों को पार करने के बाद, अब जाके डिफेंस की बारी आई है। और देखो, बारी भी आई है तो विद अ बैंग आई है। देखना, जहां पर किसी भी एक्यूज को अगर एक्विट नहीं किया जाता है 232 के अंदर, मतलब इसका उल्टा मतलब क्या हुआ कि जज साहब को दम लग रही है प्रोसिक्यूशन केस में, तो ऐसी स्थिति में इस एक्यूज को बोला जाएगा कि भाई आ जाओ और अपना डिफेंस को पेश करो। और डिफेंस को कैसे पेश करोगे? वो सारे एविडेंस लेके आओ जो भी आपके पास हैं, जो आपकी मासूमियत को साबित करें, आपकी इनोसेंस को साबित करें। तो अब आपकी बारी आ गई है भाई। कहने का मतलब है, अब आपकी बारी आ गई है कि अब आप अपनी इनोसेंस को एस्टेब्लिश करें। तो अगर कोई भी कोर्ट है, अगर वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस को देखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि उसे एक्यूट नहीं करना चाहिए, तो उस एक्यूज व्यक्ति को, तो वो उसको मौका देगा कि अब वो अपने साइड का एविडेंस लेके आए। एविडेंस का मतलब गवाह लेके आए, जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो लेके आए, और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, अपनी इनोसेंस को एस्टेब्लिश करे। ठीक है। तो ये सबसे पहला स्टेप होगा। अगर वो जो एक्यूज व्यक्ति है, अगर वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करी है उसने कोई भी, तो ऐसी स्थिति में उस रिटन स्टेटमेंट को अपने रिकॉर्ड का पार्ट बनाएगा। अब ये बच्चे, रिटन स्टेटमेंट क्या होती है ये आपको समझना पड़ेगा प्लीडिंग्स के लॉ के अनुसार। तो एक सब्जेक्ट होता है बच्चे, लॉ ऑफ प्लीडिंग्स। लॉ ऑफ प्लीडिंग्स ये आपको एलएलबी के लेवल पे पढ़ाया जाता है। आई डोंट नो आपने उसको कितने ध्यान से पढ़ा है, या आपको पढ़ाया भी गया है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। बट अगर कभी भी आपको मौका मिले तो इस लॉ ऑफ प्लीडिंग्स को जरूर पढ़ना। मेरे को कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, बट अपनी तरफ से भी इस बात को दिमाग में रखना कि इसके बिना आपकी जो नॉलेज है लॉ के बारे में, खासकर जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो पूरी नहीं है। तो ये जो लॉ ऑफ प्लीडिंग्स है, इसमें बताया जाता है कि किस कोर्ट के सामने कैसे केस को प्लीड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बताया गया है कि जैसे जो हमारा प्रोसिक्यूशन साइड है, वो कैसे कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को पेश करती है, कैसे कैसे अपनी बात को कोर्ट के सामने रखती है। ऐसे ही जो एक्यूज व्यक्ति है, वो भी तो अपनी बात को कोर्ट के सामने रखेगा। देखो, कोर्ट के सामने हजारों चीजें बोली जाती हैं, जब मैनी थिंग्स, हजारों आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हजारों चीजें होती हैं प्रोसेस के दौरान।
पर बच्चे हमेशा याद रखना, कोर्ट की नजर में वैल्यू उसी बात की है जो एक परमानेंट फॉर्म में है। परमानेंट फॉर्म मतलब जो एक रिटन फॉर्म में है, क्योंकि कल को जब जजमेंट देने की बारी आएगी ना, उसे याद तो नहीं रहेगा कि उस एक्यूज ने फलाने दिन भाई क्या बोला था। ऑब्वियसली किसी को याद नहीं रहता है। तो वो जो रिटन में है ना, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल, क्योंकि वो रिकॉर्ड का पार्ट होने वाला है। तो कल को जब जज साहब डिसाइड करेंगे तो वो उनकी आंखों के सामने होगा। तो हमारा जो एक्यूज व्यक्ति है, उसका जो भी केस होता है, सबकी अपनी कहानी होती है। प्रोसिक्यूशन की अपनी कहानी होती है, एक्यूज की अपनी कहानी होती है। तो ये जो एक्यूज व्यक्ति है, उसकी जो भी कहानी है, मतलब उसे जो भी कुछ कहना है, जो भी उसका डिफेंस है, उसको वो एक डॉक्यूमेंट में लिखता है, एक कागज में लिखता है, और उस कागज को कोर्ट के सामने सबमिट कर देता है। यही जो कागज है, ये कहलाता है रिटन स्टेटमेंट। क्या कहलाता है? रिटन स्टेटमेंट। ये जो रिटन स्टेटमेंट होती है डिफेंस का सबसे सेंट्रिक डॉक्यूमेंट होता है, सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि उसके आगे आने वाले जो भी एविडेंसेस या जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कोर्ट के सामने आएंगे एक्यूज के साइड से, वो अपना ओरिजिन को ट्रेस करेंगे उस रिटन स्टेटमेंट से ही। तो रिटन स्टेटमेंट बच्चे किसी भी केस में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो हमारा जो एक्यूज व्यक्ति है, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको, वो अपनी रिटन स्टेटमेंट को फाइल करता है और उसको रिकॉर्ड का पार्ट बना देता है। ये बच्चे सबसे पहला स्टेप होता है, क्योंकि ये जो रिटन स्टेटमेंट होती है हमारे जज साहब को एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर दे देती है, वो भी परमानेंट फॉर्म में, कि भाई ये बात है जो हम कहना चाह रहे हैं, कि हमने हत्या नहीं की, हम तो वहां मौजूद ही नहीं थे, या जो भी आपका डिफेंस है ए टू जेड। कल को आप जो भी चीजों को साबित करना चाहते हो अपने विटनेसेस के थ्रू, अपने एविडेंसेस के थ्रू, उस सारी कहानी को उस रिटन स्टेटमेंट में लिख के रिकॉर्ड का पार्ट बनवा दो। बस सिंपल सी बात यह है। तो हमारा जो सेक्शन 233 है वो यही कह रहा है कि जैसे ही डिफेंस की बारी आ जाएगी तो डिफेंस को बुलावा भेज दिया जाएगा, और जो हमारा डिफेंस है वो रिटन स्टेटमेंट फाइल कर देगा। अब देखो, अब जो प्रक्रिया चलेगी वो बच्चे बिल्कुल सेम है। जो प्रोसिक्यूशन की साइड से प्रक्रिया चली, वही सेम प्रक्रिया एक्यूज के साइड से भी चलेगी। जैसे प्रोसिक्यूशन ने पहले अपने विटनेसेस बुलाए, फिर उसका जो भी डॉक्यूमेंट्री अदर एविडेंसेस से उनको वो लेके आया। सेम इज द केस विद द एक्यूज पर्सन। अब वो जो एक्यूज पर्सन है अपने विटनेसेस को लेके आएगा, अपने गवाहों को लेके आएगा, और उन गवाहों को बुलाने के लिए, कोर्ट के सामने पेश करने के लिए, अगर वो कोर्ट की सहायता चाहता है तो वो कोर्ट की सहायता भी मांग सकता है। और कोर्ट कैसे सहायता करेगा? उन विटनेसेस के खिलाफ सम्मन जारी करके। तो जो एक्यूज की लिस्ट ऑफ विटनेसेस है, जिन विटनेसेस को वो बुलाना चाह रहा है, जिसके बारे में उसे लगता है कि उसके बुलावे पे आ जाएंगे, तो उनके बारे में सम्मन जारी करने की जरूरत नहीं है। पर उन लोगों के बारे में जिसको एक्यूज लगता है कि कोर्ट बुलाए तो ही अच्छा रहेगा, तो कोर्ट उनके खिलाफ प्रोसेस जारी कर देगा, मतलब सम्मन इश्यू कर देगा। ठीक है? और वो जो सम्मन होगा वो किसी व्यक्ति के भी बारे में होगा कि आप आ जाओ। अगर कोई डॉक्यूमेंट मंगाना चाहता है एक्यूज, कोई डॉक्यूमेंट है जो किसी और व्यक्ति के पोजेशन में है, और एक्यूज चाहता है कि उसको कोर्ट के सामने लाया जाए, तो उस डॉक्यूमेंट के बारे में भी सम्मन को जारी किया जा सकता है। ये सब बातें तो हम पढ़ चुके हैं ना, कि कोई भी जो सम्मन है वो डॉक्यूमेंट के बारे में भी हो सकता है, व्यक्ति के बारे में भी हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में भी एविडेंस, जो हमारा सम्मन है, वो कोर्ट जारी कर सकता है। ठीक है? तो कोर्ट अपनी पूरी तरफ से, अपने तरफ से पूरा मदद करेगा। तो बच्चे हमारा जो सेक्शन 233 है वो हमारी कहानी के अंदर क्या रोल प्ले करता है, कि प्रोसिक्यूशन साइड की जो बात है वो खत्म हो चुकी है, प्रोसिक्यूशन साइड पर जज साहब को भरोसा हो रहा है, और अब बारी आ गई है एक्यूज साहब की, और एक्यूज साहब अब अपना केस पेश कर रहे हैं रिटन स्टेटमेंट के थ्रू, और अपने विटनेसेस को बुला रहे हैं जो भी उनको जरूरी लगते हैं, और जो भी उनका अदर एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसको पेश कर रहे हैं कोर्ट के सामने। मतलब अब वो काम पे लगे, अब प्रोसिक्यूशन आराम से बैठा हुआ है ऐसे करके, अब डिफेंस काम कर रहा है, डिफेंस मेहनत कर रहा है। ठीक है? अब उसके बाद बच्चे जो अगला सेक्शन है वो सेक्शन 234 है, और ये 200 जो 234 सेक्शन है, ये बच्चे कल्मिनेशन है। ये कल्मिनेशन है प्रोसिक्यूशन साइड के केस का और डिफेंस साइड के केस का। जो भी प्रोसिक्यूशन साइड का केस रहा सिंस द वेरी स्टार्ट, 226 से लेके, मतलब वो जो इंट्रोडक्शन हुआ उससे लेके 228 में वो जो भी 231 तक बातें हुई, फिर जो हमारे डिफेंस ने जो चीजें की हमारे सेक्शन 233 के अंदर,
उन सारी चीजों को करने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद तब बारी आती है सेक्शन 234 की, और इसमें होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। इसमें होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। देखना, जब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस डिफेंस की साइड का खत्म हो जाता है, मतलब जो डिफेंस का काम है वो खत्म हो जाता है, तो उसके खत्म होते ही जो हमारे प्रोसिक्यूटर साहब हैं, उनका जो भी केस है, उनका जो भी कहना था, वो अपनी बात को समाप्त करते हैं, अपनी बात को खत्म करते हैं, और उनके बैठने के बाद जो हमारा डिफेंस साइड है, हमारे जो डिफेंस साइड के वकील हैं, वो अपनी बात को खत्म करते हैं। तो मतलब प्रोसिक्यूशन ने अपना काम पूरा कर लिया, डिफेंस ने अपना काम पूरा कर लिया, प्रोसिक्यूटर साहब ने उठ के अपना पूरा केस को कंक्लूड कर दिया। ऐसे ही करते हो ना एग्जाम में, जब आपने पूरा आंसर लिख दिया, आखिरी में कंक्लूजन लिखते हो ना, 5-6 बातें जो आप बोलना चाहते हो, तो प्रोसिक्यूटर साहब बोलते हैं, फिर उसके जवाब में डिफेंस अपना 5-6 पॉइंट में जो भी उसकी बातें हैं वो उसको सामने रख देता है शॉर्ट फॉर्म में। पर इसमें एक बात याद रखना कि अगर ये जो बातें रखी जा रही हैं समाप्त करने के लिए, अगर जब डिफेंस काउंसिल बोल रहा है, समाप्त कर रहा है अपने केस को, अगर उसके अंदर कोई भी पॉइंट ऑफ लॉ को रेस किया जा रहा है, मतलब कानूनी किसी पॉइंट पर सवाल उठा रहा है, उंगली उठा रहा है, कौन? एक्यूज या उसका वकील। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रोसिक्यूटर साहब चाहें तो जज साहब की परमिशन लेके उसका जवाब दे सकते हैं। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले बारी प्रोसिक्यूटर साहब की आ रही है समअप करने की, फिर बारी आ रही है डिफेंस काउंसिल की। अगर डिफेंस काउंसिल की लास्ट बारी है ना, अगर डिफेंस काउंसिल ने अपनी बातों में कुछ ऐसा कह दिया जिससे पॉइंट ऑफ लॉ अराइज हो गया, तो उसका जवाब देने के लिए प्रोसिक्यूटर साहब फिर उठ सकते हैं और उस बात का जवाब दे सकते हैं। पर वो ऐसा तभी करेंगे जब वो पॉइंट ऑफ लॉ होगा। अगर डिफेंस काउंसिल ने अपनी बातों को कंक्लूड करते वक्त किसी फैक्ट को डिस्प्यूट किया है, जैसे ये बोला है कि ये तो वहां था ही नहीं या फिर नहीं था, तो बहस करने के लिए प्रोसिक्यूटर साहब दोबारा नहीं उठेंगे। प्रोसिक्यूटर साहब दोबारा तभी उठेंगे, और दोबारा भी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट उठेंगे, जब कोई कानूनी सवाल उठ रहा होगा, केवल कानूनी सवाल का जवाब देने के लिए, ना कि फैक्चुअल सवाल का। तो ऐसे करके बच्चे किसी भी केस की कार्रवाई खत्म होती है। अब देखो, जितनी भी हम मूवीज देखते हैं बच्चे, आपको कभी दिखाया नहीं जाता कि कैसे एविडेंसेस लिए जा रहे हैं। कभी कभार गवाह को दिखा देंगे, पर ज्यादातर स्थिति में क्या दिखाते हैं कि जो वकील हैं दोनों आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, एक दूसरे से बहसबाजी कर रहे हैं, ये बोल रहा है फिर वो बोल रहा है, वो बोल रहा है ये बोल रहा है। बच्चे ऐसा कभी रियल कोर्ट में होता ही नहीं है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। कोर्ट के अंदर कभी भी, मतलब आर्ग्यूमेंट्स इन दी सेंस, जिस सेंस में हम समझते हैं, जैसे हम लोग आपस में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो बहस करते हैं ना, कि मैं भी बोल रहा हूं एट द सेम टाइम दूसरा पर्सन भी बोल रहा है, दूसरा पर्सन भी बोल रहा है एट द सेम टाइम मैं भी बोल रहा हूं। दिस डज नॉट हैपन। हर चीज का एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है। बच्चे सबसे पहली बात तो ये समझो कि आर्ग्यूमेंट की स्थिति आती है आखिरी में, बहसबाजी की स्थिति आती है आखिरी में। उससे पहले पूरी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया चलती है, जो प्रक्रिया केवल एविडेंसेस के बारे में होती है, जहां पे बहस का कोई स्कोप नहीं होता। ये भाई एविडेंस है, ये भाई गवाह है, ये भाई एविडेंस है, ये भाई गवाह है। गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन कर लो, एविडेंसेस से ऑब्जेक्शन उठा लो, पर उसमें इतना कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं होता। वो सब चीजें उसी पॉइंट से रिलेटेड होती हैं जिसके भी बारे में ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। जो दिल खोल के स्थिति आती है, जब अपने दिल को बाहर निकाल के रख सकते हैं, वो आती है लास्ट में, जब ये पूरा एविडेंस का प्रोसेस खत्म हो जाता है, और वो होती है स्थिति आर्ग्यूमेंट्स की। और ये जो आर्ग्यूमेंट्स की सिचुएशन है, इसमें होता है सिस्टम बारी बारी से। एक ही पिक्चर मैंने, एक नहीं दो पिक्चर मैंने ऐसी देखी हैं जिसमें इस तरीके को सही से दिखाया गया है। अगर आपने जॉली एलएलबी पिक्चर देखी है, तो उसमें जो लास्ट आर्ग्यूमेंट्स दिखाए हैं, मैं पहले वाली की बात कर रहा हूं, अरशद वारसी वाली की, उसमें पहले वो बोलता है, बमन ईरानी बोलते हैं, वो बैठा रहता है अरशद वारसी, कुछ भी नहीं कहता, बीच में ऑब्जेक्शन वगैरह ले सकता है, बट मोर और लेस वो बैठा ही रहता है। जब उनकी बात खत्म हो जाती है, जब वो बैठ जाते हैं, तब ये उठता है, और फिर दिस इज हाउ इट गोज। ठीक है, तो पहले प्रोसिक्यूटर साहब अपनी पूरी बात को समझा लेते हैं, कह लेते हैं, कर लेते हैं, फिर वो बैठ जाते हैं, देन द डिफेंस काउंसिल कम्स, उसकी जो भी बातें हैं उसको समअप करता है, और अगर उसमें कोई पॉइंट ऑफ लॉ अराइज होता है तो उसका एक्सप्लेनेशन देता है प्रोसिक्यूटर, वरना बात वहीं पे खत्म हो जाती है। कई बार आपको कई ऐसा लगता है कि
आपको आपके सामने कभी ऐसी स्थिति आएगी या वकील आपसे ऐसे बोलेंगे कि ये वकील साहब आर्ग्यूमेंट्स बहुत अच्छे करते हैं, तो इन वकील को कर लो आप, ये बोलने में बहुत तेज है। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, अच्छा आर्ग्यूमेंट करना ऑब्वियसली इट इज अ स्किल, और बीइंग अ लॉयर ये अच्छा आपके फेवर में काम करेगा। पर बच्चे, अच्छा वकील वो है जो एविडेंस में स्ट्रांग है, जो एविडेंस को परख सकता है, एविडेंसेस को काउंटर कर सकता है। क्योंकि बच्चे कोई भी केस आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर जीता ही नहीं जा सकता। आर्ग्यूमेंट्स का बस रोल ये होता है कि वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिमाग में कर सकते हैं जज साहब के, वो भी तब जब जज साहब कंफ्यूजन की स्थिति में हो। 99% सिचुएशन में जज साहब कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं होते जब वो आर्ग्यूमेंट सुन रहे होते हैं, उनके दिमाग में डिसीजन बन चुका होता है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव सिचुएशन में काम आते हैं, काम आती है एविडेंस। तो वो जो वकील है ना, जो एविडेंस की प्रक्रिया को अच्छे से कर लेता है, वही सच्चा और अच्छा वकील है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप अच्छा बोल लेते हो, लोगों से बहस कर लेते हो तो आप अच्छे वकील बन जाओगे। अच्छा वकील होने के लिए ये चाहिए, ये भले ही थोड़ा कम रह जाए, ये भी होना चाहिए, ऑब्वियसली सब में होना चाहिए, बट ये बहुत होना चाहिए। ये नहीं है और ये है, कुछ जिंदगी में नहीं बन सकते वकील आप। तो ये बात को आप समझो, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स की स्थिति आखिरी में आ रही है, एंड दैट इज मोर और लेस अ फॉर्मेलिटी, ओनली टू सम अप द केस, ओनली टू सम अप द केस। ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये जो हमारा सेक्शन 234 है, इसके बाद आता है सेक्शन 235, और ये आखिरी स्टेप होगा, द वेरी लास्ट स्टेप, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। प्रोसिक्यूशन की साइड खत्म हो गई, डिफेंस की साइड खत्म हो गई, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो गए, जजमेंट की बारी आती है। अब आप सभी को पता है, कोई भी जो जजमेंट है क्रिमिनल केस के अंदर, दो में से कोई एक होगी। या तो उस जजमेंट के अंदर उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा, एक्विटल हो जाएगा। ये कौन सा एक्विटल है? ये दूसरा वाला एक्विटल है। मैंने आपको दो एक्विटल पढ़ाए थे ना पिछली क्लास में। एक एक्विटल है सेक्शन 232 के अंदर, जो प्रोसिक्यूशन को सुनते ही बिना डिफेंस को सुने दिया जा रहा है, और एक एक्विटल है 235 के अंदर, जब दोनों पार्टीज को सुन के, उनके फाइनल आर्ग्यूमेंट्स को सुन के दिया जा रहा है। तो जब सारी बातें हो गई, काम खत्म हो गया, तो जजमेंट के अंदर या तो छोड़ोगे या फिर कन्विक्ट करोगे। तो यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद, उन पॉइंट्स ऑफ लॉ को समझने के बाद, अगर कोई रेस हुए थे, तो जो जज साहब हैं वो अपनी जजमेंट देते हैं, अपना फैसला सुनाते हैं। अगर जज साहब ने फैसला एक्यूज के खिलाफ सुनाया है, मतलब उसको कन्विक्ट किया है, तो ऐसी स्थिति में तो वो सेक्शन 360 की तरफ भी जा सकते हैं, सेक्शन 360 की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर वो सेक्शन 360 की तरफ नहीं जाते हैं, तो फिर वो सवाल पूछेंगे सेंटेंस से जुड़ा हुआ, सेंटेंसिंग से जुड़ा हुआ, और सेंटेंसिंग को सुनने के बाद सेंटेंस को पास करेंगे। अब ये जो बात है, हो सकता है आप में से कई बच्चों को ना पता हो, पर ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है बच्चे, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से समझना। देखो बच्चे, मैं एक क्रोनोलॉजी बना रहा हूं, इसको अपने नोट्स में बना लेना। ऐसी क्रोनोलॉजी होती है, प्रोसिक्यूशन केस, मतलब प्रोसिक्यूशन की सारी बातें, डिफेंस केस, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, जजमेंट, कुछ ऐसी स्थिति होती है। और ये जो जजमेंट की स्थिति है, यहां से रास्ता जाता है दो तरफ। एक होता है एक्विटल, छोड़ देना। एक्विटल की स्थिति है तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। अगर बात कन्विक्शन की है, तो कन्विक्शन से भी दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है सेक्शन 360 की तरफ, 360 ऑफ सीआरपीसी ओनली, और दूसरा रास्ता जाता है किसकी तरफ? सेंटेंसिंग की तरफ, सेंटेंसिंग की तरफ। 360 का रास्ता क्या है? बस 360 बात करता है प्रोबेशन की। किसकी? प्रोबेशन की। ये ऐसी स्थिति की बात करता है जहां पर किसी कोर्ट ने किसी व्यक्ति को अपराधी तो पाया है,
पर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को जेल भेजना सही नहीं है, उसके अच्छे व्यवहार की वजह से, उसके अपराध के मामूली होने की वजह से कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसे जेल में ना रखकर प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है वो कन्विक्टेड बंदा, सजा उसको हुई है, पर वो जेल में नहीं रहेगा, उसको प्रोबेशन पे छोड़ा जाएगा। अभी सेक्शन 360 पे पहुंचेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि प्रोबेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेक्शन 60 भी 360 भी है, और एक और है बच्चे, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट आई थिंक 1958 का है, क्रॉस चेक कर लेना फिर से, ठीक है। तो कन्विक्शन की स्थिति में या तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जेल ना भेज के उसको प्रोबेशन पे छोड़ा जा रहा हो, या फिर जो ज्यादातर सिचुएशंस में होगा उसको जेल भेजा जाना होगा। अब जब जेल भेजा जाना है तब बारी आती है सेंटेंसिंग की। अब यहां से सुनो, जब बारी आती है सेंटेंसिंग की, यहां से बिल्कुल एक अलग प्रक्रिया शुरू होती है। जब कोर्ट ये डिसाइड करता है कि मेरे को कन्विक्ट करना है और कन्विक्ट करके मेरे को सेंटेंस देना है, मतलब इसको जेल भेजना है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है अपॉर्चुनिटी देता है, कोर्ट को एक्यूज को मौका देता है, एक्यूज को मौका देता है अपनी बात को आगे रखने का। और एक्यूज यहां पे क्या बात आगे रखेगा, उस सेंटेंस के बारे में। मतलब एक्यूज को जो हमारा कोर्ट ऑफ लॉ है वो आखिरी मौका देता है कि अगर वो कुछ बोलना चाहता है सेंटेंसिंग के बारे में, तो सेंटेंसिंग के बारे में केवल। यहां पे अब चर्चा कन्विक्शन की नहीं होगी। एक्यूज यहां पे अब ये नहीं बोल सकता कि उसने तो अपराध किया ही नहीं है, वो कहानी यहीं पे खत्म हो गई। जैसे ही कोर्ट ने कन्विक्शन का डिसाइड किया, अपराध किया था या नहीं किया था, वो कहानी खत्म हो गई। कोर्ट ने मान लिया है कि आपने अपराध किया है, तो उस बात पे अटके रहना अब कोई फायदा नहीं है। उस बात के लिए तो आपको अपील में जाना पड़ेगा। अब ये जो कोर्ट आपको मौका दे रहा है ना, वो सेंटेंसिंग के बारे में दे रहा है। और यहां पे जो एक्यूज की रिक्वायरमेंट है वो बस इतनी सी है कि वो कोर्ट को समझाने की कोशिश करे कि जिस अपराध के लिए उसे कन्विक्ट किया जा रहा है उसमें जो न्यूनतम सजा है, जो कम से कम सजा है, वो उसको दी जाए। आप सभी को पता है कि इंडियन पीनल कोड हमारा जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, उसमें हर अपराध की एक से ज्यादा सजा बताई गई है। एक मैक्सिमम पनिशमेंट है और फिर उससे धीरे धीरे करके कम हो सकती हैं। जैसे मर्डर का एग्जाम्पल लें, एक डेथ पेनल्टी है, एक आपका ये है क्या कहते हैं, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का एग्जाम्पल लें तो एक इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, एक 10 साल है ना। तो ऐसे करके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो एक्यूज को यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना होता है कोर्ट को ये सेटिस्फाई करने के लिए कि उसको कम से कम सजा देनी चाहिए। और ये मौका बच्चे प्रोसिक्यूशन को नहीं मिलता। प्रोसिक्यूशन को भी बोलने देते हैं, पर मेन जो राइट है यहाँ पे ये एक्यूज का है कि वो सेंटेंसिंग के ऊपर अपने डिफेंस को आगे रखे। और यहाँ पे एक्यूज क्या बोलेगा, यहाँ पे एक्यूज बोलेगा कि भाई मेरे से अपराध तो हो गया, पर जिन परिस्थितियों में हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी, इसलिए मुझे कम से कम सजा दो, या मैं बहक गया था, या मेरी उम्र कम है, जो भी वो बात कहना चाहता है जिसकी वजह से दिमाग, कोर्ट के दिमाग पर फर्क पड़े कि उसको कम सजा देनी चाहिए, तो कोर्ट जो है कम सजा सुना सके उसको, इसलिए एक्यूज को मौका देता है। एक्यूज का यहाँ पे जो मौका है बस वो अपनी बात को सामने रखने का है। आखिरी में कितना पनिशमेंट देना है, ज्यादा देना है, कम देना है, मिडिल का देना है, वो कोर्ट ही डिसाइड करता है। पर एक्यूज को अपने मौका जो है वो मिलता है। तो ये इन दोनों पॉइंट्स को सेपरेट करके देखना बच्चे। दिस कार्रवाई इज डिफरेंट। यहां पे ये जो एक्यूज कर रहा था ना, ये डिफेंस का जो स्थिति थी, यहां पे वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि उसने अपराध नहीं किया है। पर यहां पे जो एक्यूज व्यक्ति कर रहा है वो ऐसा नहीं कर रहा। यहाँ पे अपराध तो हो गया उसका कन्विक्शन, उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बस उसकी कोशिश इतनी सी है कि चलो कन्विक्शन हो गया तो कम से कम सजा मिले मुझे। दैट इज द लॉजिक हमारे इस पॉइंट का, सेक्शन 235 के सब सेक्शन 2 का। तो हमारे जो सेक्शन 235 है वो जजमेंट की बात करता है, जो एक्यूटल की भी हो सकती है, कन्विक्शन की भी हो सकती है। कन्विक्शन में दो स्थिति बन सकती है, 360 की मतलब प्रोबेशन की, या फिर सेंटेंसिंग की। अगर सेंटेंसिंग की स्थिति बन रही है तो एक्यूज को मौका देना है सेंटेंस पे अपना डिफेंस साबित करने की, ठीक है, उसको कम से कम करवाने की, ठीक है। ये सेक्शन 235 था बच्चे। अब हमारे पास केवल और केवल दो सेक्शंस बचे हुए हैं।
नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 सेक्शंस, और ये जो दोनों ही सेक्शंस है बच्चे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, दे आर गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत पेकुलियर है। तो अभी तक की जो कहानी है ये बेसिक बेसिक ट्रायल की कहानी थी, जिसको हमने 225 से शुरू किया और यहां तक पढ़ा, 235 तक पढ़ा। अब थोड़ी सी डिफरेंट है, 2 सेक्शंस है। पहले मुझे एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताओ कि ट्रायल की जो पूरी कहानी थी वो समझ में आ गई आपको। सेक्शन 225 से लेकर 235 तक पूरी 100% क्लैरिटी है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी ऑल क्लियर, कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चे, कॉन्फिडेंट हो, निकल जाएगा काम। ठीक है, अब देखना बच्चे, 2 सेक्शंस पढ़ा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। हमारा जो पहला सेक्शन है, सेक्शन 236, ये काम तभी आता है जब स्थिति प्रीवियस कन्विक्शन की बन रही हो। किसकी बन रही हो? प्रीवियस कन्विक्शन की। बच्चे मैंने आपको एक सेक्शन पढ़ाया था, सेक्शन 211, और उसका एक सब सेक्शन था, सब सेक्शन नंबर 7, जो इस प्रीवियस कन्विक्शन वाली स्थिति से डील कर रहा था। और ये प्रीवियस कन्विक्शन की स्थिति क्या थी? बच्चे हमारे आईपीसी के अंदर कुछ ऐसे अपराध हैं जिनको एक से ज्यादा बार करने पर आपको अनहांस्ड पनिशमेंट मिलता है, जैसे ऑब्सीन मटेरियल में डील करना, काउंटरफीट कॉइन में डील करना। ऐसी सिचुएशंस में जो नॉर्मल पनिशमेंट है वो अलग है, मतलब पहली बार किसी व्यक्ति का अगर कन्विक्शन हो रहा है तो उसको सजा कम मिलती है, पर अगर उसका पहले कन्विक्शन हो चुका है और उसका दोबारा कन्विक्शन हो रहा है उसी अपराध के लिए, तो उसको ज्यादा पनिशमेंट मिलती है। तो ऐसे ऑफेंसेस डिजाइन किए गए हैं आईपीसी के अंदर। ये जो हमारा सेक्शन 236 है, केवल और केवल उन्हीं स्थिति में लगता है जहां पर जो अपराध किया है किसी व्यक्ति ने वो ऐसे अपराध के लिए अंदर किया है जहां पे प्रीवियस कन्विक्शन के होने पर एनहांस्ड पनिशमेंट मिलता है। और स्थिति क्या बन रही है कि उन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में जो केस के सामने, कोर्ट के सामने है, जहां पे जजमेंट सुना रहा है कोर्ट सेक्शन 235 के अंदर, वहां पर यह बोला जा रहा है प्रोसिक्यूशन की साइड से कि इस व्यक्ति का इस अपराध के लिए प्रीवियस कन्विक्शन भी हो रखा है। इफ दैट हैपेंस कि वो अपराध भी ऐसा है जिसमें प्रीवियस कन्विक्शन होने की वजह से एनहांस पनिशमेंट मिलता है, और प्रोसिक्यूटर के साथ ये भी प्रोसिक्यूटर के द्वारा ये भी कंटेंट किया जा रहा है कि इसका प्रीवियस कन्विक्शन पहले हो चुका है, जब ये 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तब बच्चे हमारा ये सेक्शन 236 लागू होता है। अगर ऐसी स्थिति बने कि प्रोसिक्यूटर कह रहा हो कि इसका प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है और एक्यूज दूसरी तरफ से कह रहा हो कि ऐसा नहीं है, तो फिर एक नई प्रक्रिया शुरू होती है, बिल्कुल डिफरेंट प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे जो मैंने आपको चार्ट बनाया ना, ये वाला, इसमें एक और प्रक्रिया जुड़ जाती है। वो कहां से निकलती है प्रक्रिया? इसी कन्विक्शन की स्थिति से, इसी सेंटेंसिंग की स्थिति से। और वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया होती है प्रीवियस कन्विक्शन को प्रूव करने के बारे में, प्रीवियस कन्विक्शन को प्रूव करने के बारे में। क्योंकि सेंटेंसिंग है, सेंटेंसिंग में एनहांस पनिशमेंट मिलता है अगर प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव हो जाए। तो प्रीवियस कन्विक्शन को पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि है, एक्यूज कह रहा है कि नहीं है। अब लगेगा हमारा ये सेक्शन। तो अब कोर्ट क्या करेगा? अब ध्यान से देखना बच्चे, अलग प्रोसेस है बिल्कुल। अब कोर्ट एविडेंसेस लेगा। किस बारे में होंगे एविडेंस? इस बारे में नहीं, जिस अपराध के बारे में उसने ट्रायल चलाया है, जिसमें उसने कन्विक्शन किया है, उसके बारे में एविडेंस नहीं ले रहा दोबारा। अब जो वो एविडेंस ले रहा है सेंटेंसिंग की स्थिति पे, वो ले रहा है केवल और केवल उस प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में कि उस एक्यूज का प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है या नहीं। तो अब प्रोसिक्यूशन को मौका मिलेगा कि वो प्रीवियस कन्विक्शन को साबित करे, और एक्यूज को मौका मिलेगा कि वो प्रीवियस कन्विक्शन की बात को झुठलाए। तो आप देख रहे हो लगभग लगभग वही काम हो रहा है जो यहां पे हुआ है, बट द कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट। यहां पे प्रेजेंट कन्विक्शन इज नॉट द कंसर्न, प्रेजेंट कन्विक्शन में कन्विक्शन हो गया है, सेंटेंसिंग की स्थिति आ गई है। ये हो रही है प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में लड़ाई, कि पहले कन्विक्शन था या नहीं। अगर रहा होगा तो एनहांस पनिशमेंट मिलेगा, नहीं रहा होगा तो नहीं मिलेगा। तो यहां पे जो लड़ाई हो रही है प्रोसिक्यूटर और एक्यूज में, दिस इज अबाउट द प्रूविंग ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन। पर इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण रूल है बच्चे,
कि ये जो प्रीवियस कन्विक्शन की जो प्ली है ना, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बोला कि इस व्यक्ति का प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है, इस प्ली को कोई भी प्रोसिक्यूटर नहीं ले सकता जब तक इस केस का फैसला ना आ जाए। मतलब जब तक इस केस में कन्विक्शन या एक्विटल ना हो जाए। मतलब जब उसने अपना केस को शुरुआत की थी इस प्रेजेंट सिचुएशन में, जब वो प्रूव करने की कोशिश कर रहा था इस व्यक्ति ने इस स्थिति में अपराध किया है नहीं किया है, तो वो सहारा नहीं ले सकता उस व्यक्ति का किसी भी प्रीवियस कन्विक्शन के आधार पर। वो ये नहीं बोल सकता कि भाई इसी ने किया होगा, इसने देखो सर पहले भी ऐसा कर रखा है। नहीं, जब तक वो पूरा केस चलता है, पूरा ट्रायल चलता है उस अपराध के बारे में, प्रोसिक्यूटर अपने मुंह से इस बात को निकाल नहीं सकता, भले ही उसे इस बात का पता हो। प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में वो कोई भी कंटेंशन को सामने रख ही नहीं सकता। दिस इज द रूल। उसको उसी कन्विक्शन को प्रूव करना है ऑन इट्स ओन एविडेंस। जब वो उसको प्रूव कर पाता है तब तब बारी आती है उसके प्रीवियस कन्विक्शन के आर्गुमेंट करने की, और तब उसको मौका मिलता है। सो द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी लोग सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये प्रोसिक्यूशन को मदद करता है इस ओरिजिनल केस में। और अगर उसे पता है तो उसे क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? वो इसलिए नहीं बोलने दे रहे हैं क्योंकि बच्चे कहीं पे भी नहीं लिखा कि अगर किसी व्यक्ति ने पहले कोई अपराध कर रखा है तो उस अपराध को वो दोबारा करेगा। तो प्रीवियस कन्विक्शन की प्ली इज बिल्कुल इलॉजिकल, उसका कोई लेना देना नहीं है इस केस से। वो किसी भी तरीके से इशारा नहीं करती या किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करती प्रोसिक्यूशन को इस केस में उसके कल्पेबिलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो वो इररिलेवेंट है। जब तक कन्विक्शन नहीं होता तब तक प्रीवियस कन्विक्शन का फैक्ट इररिलेवेंट है। इट इज नॉट एडमिसिबल एज एन एविडेंस। इट बिकम्स एडमिसिबल एट दिस पॉइंट, नॉट बिफोर दैट। उसका एक और रीजन है, अगर हम ऐसा एविडेंस अलाउ कर देंगे इन द प्रेजेंट केस, जो जज का दिमाग है वो पहले से ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है और वो प्री डिस्पोज हो सकता है एक्यूज व्यक्ति के खिलाफ। और ऐसा है, सब हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं बच्चे, हम अपने दिमाग में लोगों के खिलाफ जजमेंट्स बना लेते हैं एक सेकंड के अंदर कि अगर ये अपराधी है तो इसी ने किया होगा। ऐसे ही सोसाइटी में भी तो हम करते हैं ना कि अगर एक बार किसी व्यक्ति को चोर पाया गया तो गली में सोसाइटी में किसी के यहाँ भी चोरी होगी तो सबसे पहले उसी का नाम आएगा। तो ऐसा ना हो पाए, फेयर ट्रायल मिले, इसलिए ये ऐसा रूल बनाया गया है। तो मुझे जल्दी से बताओ, पहले आपको ये वाली बात समझ में आई कि प्रीवियस कन्विक्शन का सवाल कब उठता है, और ये बात भी समझ में आई कि इससे पहले क्यों नहीं उठाने देते। अगर ये दोनों पॉइंट समझ में आए हैं, चैट बॉक्स में बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे फटाफट से। दोनों पॉइंट समझ में आने चाहिए जल्दी से बच्चे, फिर हम अपने लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। और लास्ट सेक्शन थोड़ा सा लेंथी है, टाइम खा जाएगा हमारा। ठीक है, जल्दी फटाफट से, क्विक। क्लियर है? बच्चे मैं नोटिस करता हूं आप लोग एक्टिव नहीं हो। आप लाइव क्लास मत लिया करो इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग। दैट इज वेरी ट्रू। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अगर आपसे इतनी मेहनत नहीं होती है कि आप चैट बॉक्स में जाके वाई एक अक्षर टाइप कर सको, डोंट अटेंड दी लाइव क्लासेस। आपके लिए रिकॉर्डेड सेशन बना हुआ है। डोंट बी दी जनता हियर इन। आपके लिए बच्चे यहाँ पे बहुत मेहनत की जा रही है और बहुत बोलते बोलते गला फट जाता है। एंड इफ यू आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन टाइपिंग दी वाई और रिस्पॉन्डिंग टू दी क्वेश्चंस ऑफ द टीचर, देन डोंट अटेंड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिकॉर्डेड सेशन देखो, देखना है तो, नहीं देखना मत देखो। ठीक है, बट अगर यहाँ पे अगर आपका नाम दिख रहा है और आप फिर नहीं कर रहे हो, इट लीव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो आपसे बार बार बोलना पड़ता है, दैट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, अब आओ आखिरी सेक्शन पे। आखिरी सेक्शन इज सेक्शन 237। अब ये जो सेक्शन 237 है बच्चे, इसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट है, एंटायरली डिफरेंट। एक सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया था बच्चे, आपको याद होगा, जब हम कॉग्निजेंस की बात कर रहे थे, जब मैंने आपको ये बात बताई थी कि कोर्ट ऑफ सेशन है वो कभी भी किसी केस का कॉग्निजेंस नहीं लेता है। बस एक एक्सेप्शन था, केवल एक एक्सेप्शनल परिस्थिति मैंने आपको पढ़ाई थी जहां पे कोर्ट ऑफ सेशन किसी केस का कॉग्निजेंस भी ले सकता था। और वो एक्सेप्शनल सिचुएशन थी हमारा सेक्शन 199 का सबसेक्शन 2। और ये कौन सी परिस्थिति से बात कर रहा था? जहां पे वो जो कंप्लेंट आई है वो कंप्लेंट किसी भी
डिग्निटरी के मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे बड़े बड़े लोगों के खिलाफ डिफेमेशन की है। ये जो केस होते हैं डिफेमेशन वाले, जब वो डिग्निटरीज के खिलाफ होते हैं, उनके बारे में जो कॉग्निजेंस लेने की पावर है वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास है। बाकी सब स्थितियों में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, भले ही वो केस का जो ट्रायल है वो कोर्ट ऑफ सेशन चलाए, भले ही वो केस एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन क्यों ना हो, पर कॉग्निजेंस हमेशा कौन लेता है? मजिस्ट्रेट। पर ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कॉग्निजेंस भी बच्चे कोर्ट ऑफ सेशन ले सकता है। तो एक बार आप सभी लोग रिवाइज कर लेना इस सेक्शन को, ठीक है? सेक्शन 199 सब सेक्शन 2 मैंने ब्रॉडली आपको बता दिया कि बड़े बड़े लोग हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, दीज बिग पीपल जिनके खिलाफ डिफेमेशन हुआ है, ठीक है? तो उसके आधार पर गवर्नमेंट एक्शन लेती है, उनको रिप्रेजेंट करती है, वही कंप्लेंट फाइल करती है, उसी के पास पावर है, और हमारा कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लेता है। अब ये जो परिस्थिति बनी कि पहली बार कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले रहा है किसी सिचुएशन में, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, थोड़ी सी प्रोसीजर तो बदल जाएगा। क्योंकि नॉर्मल प्रोसीजर क्या है कि भाई सेक्शन 190 के अंदर सीजीएम साहब कॉग्निजेंस ले रहे थे, या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कॉग्निजेंस ले रहा था, है ना? ऐसी तो सिचुएशन बन रही थी। अगर किसी विटनेसेस के एविडेंसेस को, किसी कंप्लेनेंट की बातों को रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ रही थी, तो वो भी हमारे मजिस्ट्रेट साहब कर रहे थे सेक्शन 202 के अंदर, सेक्शन 200 के अंदर। तो मतलब जो भी प्रिलिमिनरी कार्रवाई होती थी नॉर्मल केसेस में, वो मजिस्ट्रेट साहब पूरा करते थे और ट्रायल के लिए उसको कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजते थे। तो जैसा हमने पढ़ा सेक्शन 225 से कि जिस लेवल पे ट्रायल के लिए कोर्ट ऑफ सेशन के सामने केस आता है, तो छोटी मोटी चीजें पहले ही खत्म हो चुकी होती हैं, वो डायरेक्ट शुरुआत ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर से होती है, उससे पहले की सारी परिस्थिति खत्म हो चुकी होती है। पर क्योंकि इन केसेस में, इस डिफेमेशन वाले केसेस में डिग्निटरीज के खिलाफ, क्योंकि हमारा कोर्ट ऑफ सेशन ही कॉग्निजेंस ले रहा है, तो प्रक्रिया थोड़ी सी बदल जाती है। और क्या क्या ध्यान रखना है हमको, देखो। तो अ कोर्ट ऑफ सेशन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, इस सेक्शन के अंदर वो उसको ट्राई करता है इस प्रोसीजर के अनुसार, जिस प्रोसीजर के अनुसार हमारा कोई मजिस्ट्रेट किसी भी वारंट केस को देखता है। देखो, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, इसकी जो हम नेक्स्ट वीक दोबारा मिलेंगे, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट कैसे ट्रायल को चलाता है, और उसमें जो मजिस्ट्रेट का जो पूरा प्रोसीजर है ट्रायल चलाने का, वही सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन जब वो कॉग्निजेंस लेता है सेक्शन 199 की। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब अगर हम मजिस्ट्रेट के पर्सपेक्टिव से देखें, तो कोई अगर ऐसा केस है जिसके बारे में ट्रायल भी मजिस्ट्रेट को चलाना है और 190 के अंदर कॉग्निजेंस भी उसने ली है, तो क्या हो जाता है कि प्रिलिमिनरी काम भी सारा मजिस्ट्रेट ही करता है और उसका ट्रायल भी मजिस्ट्रेट ही चलाता है। और यहां पर जब 199 और सबसेक्शन 2 के अंदर कॉग्निजेंस लेता है कोर्ट ऑफ सेशन, तो उसकी भी परिस्थिति कुछ ऐसी ही बन गई है कि कॉग्निजेंस भी उसी को लेना है, मतलब प्रिलिमिनरी काम भी सब उसको करना है और ट्रायल भी उसको चलाना है। क्योंकि ये सिमिलैरिटी बन रही है, जिस तरीके से मजिस्ट्रेट केस को चलाता है किसी को, और इस स्थिति में जो कोर्ट ऑफ सेशन को चलाना पड़ रहा है, दैट इज द रीजन कि हमने ऐसा बोल दिया है कि जैसे मजिस्ट्रेट ट्रायल चलाता है किसी भी केस को, वैसे ही कोर्ट ऑफ सेशन चलाएगा। पर बच्चे, ये जो स्थिति बनती है ना सेक्शन 199 की, ये पुलिस रिपोर्ट के आधार पर नहीं बनती, इसके बारे में एफआईआर वेफआईआर नहीं लिखी जाती, इसके बारे में कंप्लेन फाइल होती है। और कंप्लेन कौन फाइल करता है? सरकार फाइल करती है। तो भले ही ये पुलिस रिपोर्ट का केस नहीं है, 190 के अंदर मैंने आपको बताया ना 3 आधार हैं कॉग्निजेंस के, पुलिस रिपोर्ट है, कंप्लेंट है और खुद की नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। तो भले ही ये केस है तो कंप्लेंट का, पर इसमें ट्रायल इस तरीके से चलेगा जैसे कि ये पुलिस रिपोर्ट के आधार पर रहा हो। पर इसकी वजह से कंफ्यूज मत होना आप, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ऐसे समझ लो कि जिस तरीके से कोई भी मजिस्ट्रेट ट्रायल को चलाता है किसी एक ऐसे केस में जब उसने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कॉग्निजेंस लिया होता है, वैसे ही हमारा कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल चलाएगा जब वो 199 के सबसेक्शन 2 के अंदर कॉग्निजेंस लेगा किसी भी अपराध के बारे में। सिंपल सा है। इसको अगर रटना चाहते हो तो भी रट लो, उसमें समझाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं मेरे पास। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद जो बंदा
जिसका डिफेमेशन हुआ है, जो भी बंदा है जिसका डिफेमेशन हुआ है, उसको विटनेस के तौर पर बुलाया जाता है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा और उसको एग्जामिन किया जाता है। और उस बंदे को जिसका डिफेमेशन हुआ है उसको प्रोसिक्यूशन के विटनेस के तौर पर ट्रीट किया जाता है। अब बच्चे वो कंप्लेनेंट तो है नहीं, क्योंकि सेक्शन 199 में लिखा है कि ऐसी परिस्थिति में कंप्लेनेंट कौन होती है? सरकार। सरकार होती है। अगर वो प्रेसिडेंट वगैरह की सिचुएशन है तो यूनियन गवर्नमेंट, गवर्नर वगैरह की सिचुएशन है तो स्टेट गवर्नमेंट, सरकार होती है। तो वो कंप्लेनेंट तो है नहीं। तो उसकी स्थिति जो है, जिसका डिफेमेशन हुआ है, जो वो डिग्नेटरी है, उसकी स्थिति केवल और केवल एक प्रोसिक्यूशन के विटनेस की तरह बन के रह जाती है और कोर्ट जो है उसको प्रोसिक्यूशन के विटनेस के तौर पर ही एग्जामिन करता है। ठीक है। इसके बाद आता है सबसेक्शन 2। हर जो ट्रायल चलाया जा रहा है इस सेक्शन के अंदर, उसको कैमरा में चलाया जाता है। कैमरा में रिकॉर्डिंग होती है उसकी, अगर पार्टीज ऐसा चाहे तो। अगर प्रोसिक्यूशन या एक्यूज ने बोला कि भाई कैमरा में चलाओ रिकॉर्डिंग, तो चलेगी रिकॉर्डिंग कैमरा में, या फिर अगर कोर्ट ऐसा चाहे तो। नॉर्मल केसेस में ऐसा जरूरी नहीं है। नॉर्मल केसेस में भी कोर्ट के पास पावर होती है कि अगर उसे ऐसा लगे कभी भी कि ओपन कोर्ट नहीं, कैमरा प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करनी चाहिए, तो कोर्ट के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है और कैमरा में प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड किया जाता है। वैसे आमतौर पर ऐसी कार्रवाई रेप के केसेस में, पॉस्को एक्ट के केसेस में देखी जाती है, बट पावर है। पर यहां पर जो पावर है वो पार्टीज को भी दी गई है कि अगर पार्टीज ऐसा डिमांड करें कि ओपन कोर्ट ना रह के कैमरा प्रोसीडिंग चलाई जाए, तो वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें हायर डिग्नेटरीज इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ कही हुई बातों पे चर्चा हो रही है, तो ऑब्वियसली उनकी एक रेस्पेक्ट है, उनका एक स्टेटस है, दैट वी नीड टू कंजर्व। इसीलिए हम उनको इतना डायरेक्ट लाइमलाइट में नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए कैमरा प्रोसीडिंग्स की बात हो रही है। अब देखो सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है। अगर ऐसे किसी केस के अंदर अगर कोर्ट डिस्चार्ज कर रहा है या फिर एक्विट कर रहा है, मतलब छोड़ रहा है उन लोगों को, डिस्चार्ज और एक्विट का मतलब समझ गए ना आप लोग। अगर डिफेंस को सुनने से पहले ही, अगर गवाही, अगर ट्रायल को चलाने से पहले ही केवल इंट्रोडक्शन सुन के कोर्ट ऑफ सेशन छोड़ रहा है उन लोगों को, तो वो कहलाएगा डिस्चार्ज 227 के हिसाब से। और अगर प्रोसिक्यूशन की साइड को सुन के केवल, या फिर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को सुन के छोड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एक्विटल। तो अगर जो कोर्ट है उस एक्यूज को छोड़ रहा है, चाहे डिस्चार्ज के तौर पर चाहे एक्विटल के तौर पर, और कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे कि उसने डिफेमेशन किया है फलाने फलाने डिग्नेटरी का, वो बिल्कुल झूठे थे, बिल्कुल गलत थे, तो डिस्चार्ज करने के साथ साथ हमारा कोर्ट उस व्यक्ति पर, वो जो डिग्नेटरी है जिसके डिफेमेशन का एलिगेशन लगाया गया था, उस पर फाइन भी लगा सकते हैं कि भाई तुमने झूठा फंसाया इन लोगों को। उनसे बोल सकते हैं कि तुम कंपेंसेशन पे करो इस व्यक्ति को। पर हाँ, ये बात ठीक है कि कंपेंसेशन पे करने का ऑर्डर देने से पहले उनको मौका मिलेगा कि भाई बताओ, हमें तो कुछ एविडेंस नहीं दिखा पाए आप, तो आपने क्यों लगाई एलिगेशन। अगर वो कुछ भी रीजनेबल कॉज बता पाते हैं तो हो सकता है कंपेंसेशन ना अवॉर्ड की जाए। पर नॉर्मल सिचुएशंस में कंपेंसेशन भी अवॉर्ड होती है अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये केस जो है वो बिल्कुल बेतुका था। पर ये जो कंपेंसेशन वाली बात है, ये नहीं आती अगर वो जो डिग्नेटरी है, जिनको बना, जो लिस्ट बताई गई है, एक बार मैं बोल रहा हूं ना सेक्शन 199 को रिवाइज कर ला, टाइम होता तो मैं करा देता, बट एक बार आप देख लेना क्लास को खत्म होते ही, उसमें एक लंबी लिस्ट है डिग्नेटरीज की जो इन्वॉल्व है। अगर वो जो डिग्नेटरी है वो प्रेसिडेंट है या फिर वाइस प्रेसिडेंट है, अगर हम यूनियन लेवल की बात करें, और स्टेट लेवल पे अगर वो गवर्नर है या फिर यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर ये चार लोगों में से कोई डिग्नेटरी है जिसका डिफेमेशन हुआ था, अगर उनके खिलाफ भले ही एक्यूज को एक्विट किया जा रहा हो, उसको भले ही डिस्चार्ज किया जा रहा हो, और भले ही ऐसा लग रहा हो कि केस में बिल्कुल दम नहीं था, फिर भी कंपेंसेशन नहीं ग्रांट कर सकते। पर जो बाकी के डिग्नेटरीज लिखे हुए हैं उनके मामले में कंपेंसेशन दिया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर, इन चारों के बारे में भले ही केस कितना भी बेतुका हो,
कंपेंसेशन की बात नहीं आती पिक्चर में। अब आप सभी सोच रहे होंगे सर ये कंपेंसेशन की सिचुएशन क्यों आ रही है? ये बच्चे डिफेमेशन में भी होती है। जब मैं आपको डिफेमेशन का कानून पढ़ाऊंगा ना, आईपीसी के अंदर सेक्शन 500 वगैरह पढ़ाऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि डिफेमेशन का कानून एक ऐसा कानून है जिसको हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, बड़े ध्यान से समझना पड़ता है, क्योंकि कई बार लोग डिफेमेशन का मिसयूज करते हैं, कानून का मिसयूज करते हैं लोगों को लाइमलाइट में लाने के लिए या उनकी मतलब रिस्पेक्ट को हर्ट करने के लिए। तो ऐसा बच्चे पॉलिटिकल लेवल पे भी हो सकता है। उसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बोला गया है कि अगर कार्यवाही के दौरान ऐसा लगता है कि बिल्कुल केस में दम ही नहीं थी, कोई सेंस नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था ऐसे लोगों को फंसाने का, तो कोर्ट जो है वो कंपेंसेशन के बारे में भी बोल सकता है। बट ये जरूरी होना चाहिए कि वो केस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर का ना हो, क्योंकि उनका औहदा तो कुछ ज्यादा ही ऊपर है। उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कोर्ट उनसे कंपेंसेशन ले। भाई प्रेसिडेंट है वो, इज द हेड ऑफ इंडिया। गवर्नर है वो, ही इज द हेड ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट और ए पर्टिकुलर यूटी। यू कांट डू दैट, ठीक है? सो दैट इज द रीजन। नाउ कम टू सबसेक्शन 4, ठीक है? अब ये जो मौका दिया कंपेंसेशन अवार्ड करने से पहले, जिससे भी कंपेंसेशन मांगेंगे तो पहले उसको मौका देंगे कि भाई आप पे बताओ क्यों नहीं बोला जाए, आपने ये झूठा केस फाइल क्यों किया। अगर उसने सेटिस्फाई कर दिया तो कंपेंसेशन नहीं करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो कंपेंसेशन अवार्ड कर देंगे। पर कंपेंसेशन के जो अमाउंट का मैक्सिमम लिमिट है वो बच्चे केवल 1,000 रुपए है। मतलब ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए तक का कंपेंसेशन देना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। और ये जो कंपेंसेशन है ये फाइन की तरह रिकवर किया जाएगा। तो इसको रिकवर करने का जो प्रोसेस है वो फाइन की तरह होगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने ये 1,000 रुपए नहीं दिए तो उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकेगा, ठीक है? तो एक फाइन की तरह रिकवर किया जाएगा। नाउ कम्स दी सबसेक्शन 6, ठीक है? कोई भी व्यक्ति जिसको कंपेंसेशन पे करने के लिए बोला गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कल को अगर वो जो एक्यूज्ड व्यक्ति है वो इस व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई सिविल केस फाइल करना चाहे या क्रिमिनल केस फाइल करना चाहे इस आधार पर कि उसको झूठा फंसाया गया था, तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इस कंपेंसेशन के अवार्ड होने के बावजूद अगर वो जो एक्यूज व्यक्ति है, जो डिस्चार्ज हुआ है, जो एक्यूट हुआ है, अगर कल को वो सिविल का केस फाइल करना चाहे उस डिग्नेटरी के खिलाफ कि उसको गलत उस पर केस फाइल किया गया, उसकी वजह से इतना इतना उसका नुकसान हुआ, तो वो फाइल कर सकता है और उस सिविल केस में भी रिकवरी को कर सकता है। या फिर अगर वो क्रिमिनल केस फाइल करना चाहे, जैसे फॉल्स प्रोसिक्यूशन के आधार पर सजा दिलवाना चाहे उस डिग्नेटरी को, तो वो भी कर सकता है, ठीक है? तो कंपेंसेशन का मतलब ये नहीं है कि एक्यूज व्यक्ति का सिविल या क्रिमिनल एक्शन लेने का अधिकार छिन गया। वो उनका अधिकार जो है वो उनके पास बना रहता है। पर इससे एक और बात जुड़ी हुई है कि अगर सिविल केस फाइल करता है वो व्यक्ति और उस सिविल केस को भी जीत जाता है और उस सिविल केस के अंदर भी उसको पैसा दिया जाता है उस गलत केस को फाइल करने की वजह से, तो ये जो 1,000 रुपए तक मिले होंगे कंपेंसेशन के तौर पर, उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? अगर मानो सिविल कोर्ट ने कहा 20,000 रुपए दिए जाएं, तो उसमें से मानो 1,000 रुपए कंपेंसेशन मिले थे इस सेक्शन के अंदर, तो 1,000 रुपए को डिडक्ट कर देंगे, 19,000 रुपए तक ही मिलेंगे, ठीक है? दो दो जगह से पैसा नहीं मिलना चाहिए ना, डबल डबल, तो इसलिए इसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। नाउ कम टू सबसेक्शन 7। कोई भी व्यक्ति जिसको कंपेंसेशन देने को बोला गया है वो उसके खिलाफ अपील भी कर सकता है। अगर उसे ऐसा लगता है कि उसने झूठा नहीं फंसाया था, रीजनेबल कॉस्ट थी, कोर्ट ने फिर भी उसके खिलाफ कंपेंसेशन फाइल कर दिया, तो उसके खिलाफ अपील भी फाइल कर सकता है। पर अगर वो कंपेंसेशन के खिलाफ अपील फाइल करता है तो ये रूल है कि पहले उसे कंपेंसेशन का अमाउंट कोर्ट में जमा करना पड़ता है। और ये जो अपील है वो कहां जाती है? हाई कोर्ट के सामने जाती है। यहाँ पे कई बार बच्चे मामला 1,000 रुपए का नहीं होता, यहाँ पे कई बार मामला हो जाता है ईगो का। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स इन सब चीजों में फंसे होते हैं, वो अपनी ईगो पे ले लेते हैं चीजों को। दैट इज वेरी रॉन्ग, ठीक है? तो वो कंफ्लिक्ट हो जाता है। आप समझ रहे हो ना कि ऐसी सिचुएशंस में कौन फंसेंगे, आप खुद ही समझ लो। तो वो अपनी ईगो पे ले लेते हैं। तो अपील हो गई, वैसे 1,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, नॉर्मल सिविल केस में कोई नहीं जाएगा अपील में आज के समय पर, बट चले जाते हैं, दैट हैपेंस। तो प्रावधान है। और आखिरी जो बच्चे इसका क्लॉज है वो ये है कि जब कंपेंसेशन का ऑर्डर दिया जाता है एक्यूज के फेवर में, तो वो जो कंपेंसेशन है
वो तब तक उसको जमा तो करवा लेंगे कोर्ट में, पर उसको जब तक पे नहीं किया जाएगा, जब तक वो जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ कंपेंसेशन का ऑर्डर दिया गया है, जब तक उसकी जो अपील फाइल करने का ऑप्शन है, जितना समय है उसके पास अपील फाइल करने के लिए लिमिटेशन एक्ट के अनुसार, वो होता है बच्चे 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, जितना भी उसके पास समय है, जब तक वो समय खत्म नहीं हो जाता। और अगर उस समय के भीतर अपील फाइल कर दी गई है, तो जब तक वो अपील डिसाइड नहीं हो जाती तब तक वो कंपेंसेशन का पैसा नहीं मिलेगा। अगर समय निकल गया और अपील फाइल नहीं की गई, तो जैसे ही समय निकलेगा वो पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है। और अगर समय रहते रहते अपील फाइल कर दी गई, तो जैसे ही अपील डिस्पोज होगी, अब वो अपील का जो भी डिसीजन होगा कि कंपेंसेशन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, उसके अनुसार कंपेंसेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बच्चे एक ये सेक्शन है बोरिंग सा, बकवास सा, जो स्पेसिफिक प्रोसीजर बताता है कैसी स्थिति में जब कोई हमारा कोर्ट ऑफ सेशन है किसी केस का कॉग्निजेंस भी लेता है और ट्रायल भी चलाता है। और वो केवल और केवल एक परिस्थिति में होता है, सेक्शन 199 के सबसेक्शन 2 के अंदर, डिफेमेशन की स्थिति में। तो यहाँ पे बोला गया है कि उसके जो ट्रायल चलाने की प्रक्रिया वो बिल्कुल सेम होगी एक मजिस्ट्रेट से। मजिस्ट्रेट की क्या प्रक्रिया होती है वो मैं आपको अपनी अगली क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा। बस इसकी खास बात यह है कि इसमें कैमरा प्रोसीडिंग्स का अधिकार होता है, इसमें कंपेंसेशन का प्रावधान होता है अगर डिस्चार्ज किया जा रहा है, एक्यूट किया जा रहा है, पर ये कंपेंसेशन का प्रावधान प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ मौजूद नहीं होता है। और इस कंपेंसेशन से जुड़े हुए कुछ अधिकार बताए गए हैं, जैसे इस कंपेंसेशन के खिलाफ ऑर्डर के खिलाफ अपील भी फाइल की जा सकती है, और इस कंपेंसेशन का जो अमाउंट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1000 रुपए तक का हो सकता है। और ये कंपेंसेशन तब तक नहीं पे किया जाता जब तक अपील फाइल ना कर दी जाए या फिर फाइल करने का समय ना निकल जाए। ठीक है। और इस अपील, ये कंपेंसेशन पाने का मतलब ये नहीं है कि उस एक्यूज व्यक्ति का जिसको डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिसको एक्यूट कर दिया गया है, कि अब वो सिविल या क्रिमिनल केस फाइल नहीं कर पाएगा उसको झूठा फंसाने के बारे में। ठीक है। सो दैट इज द एंटायर लॉ ऑफ दिस सेक्शन 237। अब मुझे फटाफट से बता दो कि आप सभी लोगों को समझ में आया? डिड यू गेट द पॉइंट? क्लियर है? देखो बच्चे, आप सभी लोग मेरी बातों से नाराज मत हुआ करो। आई एम नॉट, मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं आप पे गुस्सा नहीं कर रहा हूं। इट इज जस्ट दैट कि एक बेसिक ह्यूमिलिटी होती है ना। वी हम देखो सभी लोग इंसान हैं, आप भी लोग इंसान हो, मैं भी इंसान हूं। वी नीड टू कीप मोटिवेटिंग वन अनदर। आप अगर मोटिवेट नहीं करोगे, कोई भी मशीन है, यहाँ पे कोई मूवी थोड़ी ना चल रही है कि आप सो जाओगे तो भी मूवी चलती रहेगी। यहाँ पे एक इंसान खड़ा है हु नीड्स अ सर्टेन काइंड ऑफ मोटिवेशन, एंड फॉर अ टीचर द बेसिक मोटिवेशन इज दैट द स्टूडेंट मोटिवेट्स। आपका ही नुकसान है, जैसे अगर आप रिस्पोंड नहीं करते या आप अगर ऐसा कुछ करते हो जिससे मैं डिवोटिवेट हूं, मेरी क्वालिटी घटेगी। नुकसान किसका है? आपका नुकसान है। वो टॉपिक में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं उतनी मेहनत नहीं करूंगा, उतने मन से नहीं करूंगा, कल को उतना अच्छा पढ़ के नहीं आऊंगा। सो दैट इज योर लॉस। So we need to keep motivating one another. तो बेसिक मैं आई डोंट एक्सपेक्ट मच, मेरे को कोई भी चाटुकार टाइप का तो बिल्कुल भी बंदा पसंद नहीं होता। कीप द बेसिक ह्यूमिलिटी जो एक स्टूडेंट की होती है। यस नो दैट इज फाइन एंड परफेक्ट। ठीक है। चलो गुस्सा मत होना, इट इज वेरी बेसिक थिंग। सीख जाओगे उतना अच्छा है, कल को मेरी पोजीशन पे आओगे देन यू विल रियलाइज कि इतनी छोटी छोटी चीजें कई बार कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। चलो थैंक यू सो मच बच्चे, उम्मीद है आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी जो मैंने आपको आज समझाई। तो आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझा। कल मैं आपको मिलूंगा बच्चे 5 बजे, 7 बजे और 9 बजे। 5 बजे हमारी एविडेंस लॉ की केस सीरीज के क्लास लेगी, और 7 बजे और 9 बजे हम लोग पढ़ेंगे टीपीए। ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय बाय।